हाय हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ कॉन्ट्रैक्टेड के जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके एलएलबी के एग्ज़ाम्स हो। तो दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं जिसके अंदर से फ्री क्लासेस मैं भी लेता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स, जैसे कि वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ और बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे मैंने कर रखे हैं। Then your one-step destination for judiciary, learn live from comfort of your home, unlimited access to all courses, practice tests, batch courses, study material, mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing and answer writing sessions, live test series, compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. DGS स्पेशल मैराथन टेस्ट सीरीज टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। देन स्पेशल क्लासेस फीचर्स जो आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, जो कि आप मेरे कोड को यूज़ करके कुशांग के USHAN के एक्सेस कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स हैं कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आप बोल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेक्चर नोट्स आ जाएंगे, एनी टाइम एनीवेयर आप ले सकते हैं किसी भी डिवाइस से। दैन फ्री स्पेशल क्लासेज एवरी डे, इन ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपकी फ्री लाइव क्लास होती है। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा एंड आप एक्सेस कर सकते हो इन फ्री लाइव क्लासेस को। देन एलिवेट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद दीज फ्री टेस्ट सीरीज़, ये सारी टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि हर एक दिन होती रहती है, तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए भी एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, कुशांग KUSHANK। देन दीज आर दी हैंडल्स ऑफ अनअकैडमी जुडिशरी एंड टेलीग्राम के ऊपर UNA जुडिशरी, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने MCQs के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और उनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of the other, such act or subsistence he is said to make a। यानी कि यहाँ पे सेक्शन 2 के हिसाब से पूछ रहा है कि अगर एक व्यक्ति जब अपनी जो विलिंगनेस है वो दूसरे को सिग्निफाई करता है, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा शो करता है किस चीज़ के लिए, टू डू या तो कुछ करवाने के लिए या फिर कुछ ना करवाने के लिए, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, की कोई किसी चीज़ को रोकने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। और इसकी यहाँ पे व्यू क्या होता है, उसकी असेंट लेना, उसकी सहमति लेना कि वो क्या वो करेगा या नहीं करेगा। दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, तो ही सेट टू मेक। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, कंसेंट ले रहा है, प्रपोजल कर रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। अब इस प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस बनती है, प्रॉमिस बनता है, कंसिडरेशन बनता है या एग्रीमेंट बनता है। ये भी सिंपल सा, इसका आंसर भी आपको आता होगा, वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, B होगा। अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक एजाइलम हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल से कि अगर एक पेशेंट जो ल्यूनेटिक एसाइलम के अंदर है और वो इंटरवल्स के ऊपर ठीक होता रहता है, मतलब कि उसका माइंड ठीक होता रहता है, तो जिस वक्त उसका माइंड ठीक होता है उस वक्त क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, मे कॉन्ट्रैक्ट ओनली आफ्टर ही बिकम्स कम्प्लीटली ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जिस वक्त वो ठीक है उस वक्त, मतलब जब उस इंटरवल के अंदर जिस वक्त वो ठीक है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यानी कि मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, तो उसका आंसर क्या होगा, C होगा। अब बिड एट एन ऑक्शन सेल इज, जो ऑक्शन सेल होती है जहाँ पे हम बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, वहाँ पे जो ऑक्शन सेल के अंदर बिड होती है वो क्या होती है, इम्प्लाइड ऑफर होती है बाय करने का, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है ऑफर टू बाय का, एक्सप्रेस ऑफर टू बाय होता है या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर टू बाय होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर टू बाय होता है कि हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है, अवॉइड एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर, एग्रीमेंट नॉट एक्सेप्टेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ या एग्रीमेंट वायलेटिंग लीगल प्रोसीजर। तो सिंपल सी बात है कि वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है, इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा। वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है,
हो सकता है बीच में कि कोई एमसीक्यू का गलत वो आ जाए, क्योंकि हो सकता कई बार वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो वो आप ध्यान रखना, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर जो है वो 99% ठीक ही होंगे। द प्रोविजन दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड इज कंटेन्ड इन, कौन से सेक्शन के अंदर ये बात बता रखी है कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते उनको हम वॉइड बोलते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है। तो ये डेफिनेशन जो है हमें एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछ रही है कि कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है, तो ये हमें सेक्शन 2G के अंदर दे रखी है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, फिर पूछते हैं नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉमिस, कि प्रॉमिस के कितने इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि प्रॉमिस करते हुए आप क्या क्या करते हो। तो सिंपल सी बात है, कितने इंग्रेडिएंट होते हैं प्रॉमिस करते हुए, 2 इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, ये आप ऑफर करते हो, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर 8 क्वेश्चन पूछते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की पूछ रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की वो कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टर के अगेंस्ट कौन सी सिचुएशन के अंदर, ये आपके ऑप्शंस है। When it is put in course of transmission so as to be out of power of the acceptor, when the proposer says that he has received the acceptance to the proposal, when it comes to the knowledge of the proposer, when the acceptor decide to accept the proposal and communicate it। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, सी, when it comes to the knowledge of the proposer। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। 9th में क्या पूछ रहे थे, कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट, कि रिवोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, जो व्यक्ति करता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इट इज़ कंप्लीट कब कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन इट इज़ पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक इट, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ बीइंग मेड, व्हेन द पर्सन टू हुम इट इज़ बीइंग मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, कि जब मैंने ट्रांसमिशन के अंदर छोड़ दिया और अब मेरी पावर से निकल गया कि मैं उसको रोक सकता हूँ, तो यहाँ से मेरी तरफ से क्या हो गया, उस रिवोकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ए टुक हिज वाइफ बी टू इंग्लैंड फॉर वेकेशंस। ठीक है, ये एक केस के इफेक्ट्स हैं, अगर आपको केस का नाम याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Due to some business emergency, A had to go back to his place of work immediately while leaving B in England owing to her ill health। अपनी वाइफ को वहीं पे छोड़ देता है क्योंकि इसकी हेल्थ ख़राब होती है, और प्रॉमिस करके जाता है कि वो उसको 300 पाउंड पर वीक देगा एज अ मेंटेनेंस ड्यूरिंग हर स्टे इन इंग्लैंड, जब तक वो इंग्लैंड में रहेगी, लेकिन वो फेल हो जाता है पे करने के लिए। तो यहाँ पे ए जो है वो बी के ऊपर स्यू कर देता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात पूछ रहा है कि क्या ए लाइबल होगा इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या ए इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही कैन नॉट बी प्रिज्यूम टू हैव एन इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज वाइफ बी। A is not liable because of lack of consideration on the part of B. A is liable because promise to one's wife result in binding contract। तो सीधी सी बात है, ये एक तरीके से फैमिली कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो A इज़ नॉट लाइबल, बी आंसर ठीक होगा इसका। फिर 11th के ऊपर आते हैं, ए प्रॉमिस इज सन टू बाई हिम अ मारुति कार इफ़ ही स्टैंड फर्स्ट इन द 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑन द फेथ ऑफ दिस प्रॉमिस द सन वर्कड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम। भाई बच्चे से प्रॉमिस करता है गाड़ी दिलाऊंगा आजा फर्स्ट, तो आ जाता है। तो इस केस के अंदर अब क्या होगा कि सन स्यू कर सकता है अपने फादर को कि भाई मेरे को गाड़ी दिलाओ क्योंकि आपने मेरे को ऐसा वादा किया था। द सन कैन नॉट स्यू, सन स्यू नहीं कर सकता। द सन कैन स्यू, द सन कैन नॉट स्यू इन द हाउस होल्ड डोमेस्टिक सेटिंग लाइक सच प्रॉमिस आर नॉट मेड विद द इंटेंशन ऑफ बाइंड द पार्टीज इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, कि भाई ये तो एक वही होमली डोमेस्टिक सेटिंग होगी ना, कि आपने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप इसको इन्फोर्स कराओगे। तो इसका आंसर डी होगा। ए ऑफर टू सेल इज हाउस टू बी विच बी इंस्टेंटली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ऑफर करता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ले लूँगा। अंडर दीज circumstances A can revoke his offer anytime before the actual sale of the house. A can revoke his offer with the consent of B. A cannot revoke his offer at all. A can revoke his offer even without the consent of B। तो यहाँ पे अगर उसको रिवोक करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कैसे कर सकता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑफर कर दिया था, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो प्रॉमिस बन गया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसको आप अब मना नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो ब्रीच कहलाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बी को फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ए टेलीग्राफ बी विल यू सेल योर हाउस। ठीक है, टेलीग्राफ में भेजते हैं कि क्या आप अपना घर बेचोगे।
द लोएस्ट कैश प्राइस, और अपना लोएस्ट कैश प्राइस बता दो। बी ऑल्सो रिप्लाई बाय टेलीग्राम, बी भी रिप्लाई करता है कि लोएस्ट प्राइस जो है वो 15 लाख रुपए मेरे घर का। तो ये क्या कंप्लीट एग्रीमेंट है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स देखो तो कहीं पे भी इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ ना भी ऑफर हुआ ना ही यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस हुई। ये तो एक जनरली बात चल रही है, क्योंकि जो हम प्रॉमिस के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की, मैंने जो उससे सामने वाले से क्वेश्चन पूछा हो, अपनी विलिंगनेस दिखाई हो, कैसे दिखाई हो सामने वाले की एसेंट लेने के लिए, तो ना ही यहाँ पे मैं अपनी विलिंगनेस नॉर्मली शो कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, और ना ही मैं सामने वाले की एसेंट जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ना एग्रीमेंट बनेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अपने आप में, ये सिर्फ आपको प्राइस पता चला है उसका। देन 14 क्वेश्चन के अंदर पूछता है कंसेंसस एंड आइडम मीन्स, कि कंसेंसस एंड आइडम का मीन क्या होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बहुत फेमस मैगजीम है, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एंड आइडम बोलते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी होता है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एन एग्रीमेंट इज़, अब एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि एग्रीमेंट इज़ every promise and every set of promises forming the consideration for each other, every promise to do something or to abstain from doing something, signification by one person of the intention to abide by the promise या promise against the promise। तो ये पर्टिकुलरली एग्रीमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग ड्यू कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एग्रीमेंट बोल देते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक होगा। अ नोटिस इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स इज़, कि अगर हम एक नोटिस निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर जिसके अंदर हम टेंडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या है, प्रपोजल, इनविटेशन टू प्रपोजल, प्रॉमिस या इनविटेशन फॉर नेगोशिएशन। तो सिंपल सा, ये तो काफ़ी सारी जगह पे इलस्ट्रेशन में भी आता है। ये क्या है, इनविटेशन टू प्रपोजल है, कि हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ हमें प्रपोज करो, ठीक है। क्वेश्चन 17 है कि कैटलॉग बुक लगा रखी है किसने, लिस्टिंग प्राइस दे रखा है उसके अंदर हर एक बुक के लिए, जिसके अंदर ये भी बता रखा है कि दुकान में किस जगह पे कौन सी बुक मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो कैटलॉग बुक है ये अपने आप में क्या है, अ प्रॉमिस टू मेक अवेलेबल बुक एट लिस्टेड प्राइस, की मैं लिस्टेड प्राइस के ऊपर आपको ये बुक्स प्रोवाइड करूँगा, या फिर ये ऑफ़र है, या इन्विटेशन टू विजिट द बुकर शॉप है, या इन्विटेशन टू ऑफ़र है। तो सिंपल सा, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखा था, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ये अपने आप में क्या है, इन्विटेशन टू ऑफ़र है, कि यहाँ पे मैं आपको बुला रहा हूँ कि आओ मुझे इस प्राइस के ऊपर बोलो, मेरी मर्ज़ी है, मैं उसको मना भी कर सकता हूँ। A proposal when accepted becomes a promise, becomes an agreement, becomes a contract या becomes a consideration। तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है, जैसे ही प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रॉमिस बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि वो प्रॉमिस बन जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप सब एक बारी पॉज करके भी इन डेफिनेशंस को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है ये, कि कौन सी जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, क्योंकि ए जो है प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 5000 दूंगा बी को, जिसने कि उसके एक बेटे को सेव किया था। तो यहाँ पे ये पास वॉलंटरी एक्ट था जो कि जिसके लिए इसने इसको प्रॉमिस कर दिया, तो यहाँ पे फिर ये लाइबल बन जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों के अंदर नहीं होगा। इंडिया क्रिकेट मैच में वो सट्टा लगा रहे हैं, वो कंटिजेंट वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। हिमालयाज़ को 3 दिन में पार कर दे, इम्पॉसिबल है। ए स्मगलिंग बिजनेस अनलॉफुल है, तो ये 3 तो नहीं होंगे, ए ही होगा। फिर 20 के ऊपर आते हैं। ए एग्री टू सर्व बी एज बीज हाउस कीपर एंड ऑल्सो टू लिव इन एडल्ट्री विद हिम एट अ फिक्स सैलरी ऑफ 500 रुपये। कहते हैं कि आप मेरे सर्वेंट बन जाओ, हाउस कीपर बन जाओ, एंड साथ साथ मेरे साथ एडल्ट्री में भी रहो, और मैं आपको उसके लिए 500 रुपये पर मंथ दूंगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, इन दोनों सिचुएशंस को आप अलग अलग नहीं कर सकते। एक पार्ट अनलॉफुल है, एक पार्ट लॉफुल है, और ये दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे अपने आप में, ठीक है, दोनों सिचुएशंस। तो जब ऐसा होता है कि आप उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते, तो पूरा ही एग्रीमेंट क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो 20th का आंसर क्या होगा, ए के अंदर। और इसके अंदर क्या बोला है, एग्रीमेंट लॉफुल, तो ये नहीं होगा। दिस फर्स्ट पोर्शन ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते, द एग्रीमेंट इज होल्ड एज ए लॉफुल पोर्शन इज नॉट सी आर। तो इसका आंसर डी होगा। इसने बोला तो यहाँ पे भी वाइड है, लेकिन यहाँ पे मेन बात बोल रखी है कि इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते लॉफुल पोर्शन को अनलॉफुल से। तो इसका आंसर डी है, इसके अंदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल, इनऑपरेटिव। कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, तो वो अपने आप में क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि कंसिडरेशन होना ज़रूरी होता है। वो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी हो जाता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा।
फिर क्वेश्चन 22 के अंदर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सी चीज़ जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जहाँ पे आपको खुद ही सच्चाई में क्या चीज़ है वो नहीं पता होती, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि वो गलत है या सही है, लेकिन आप बिलीव करते हो कि वो सही है और सामने वाले को शो कर देते हो। तो इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है बी ऑप्शन के अंदर, कि आप सजेशन या रिप्रेजेंटेशन करते हो ये बिना जाने कि वो गलत है, जबकि आप ऑनेस्टली बिलीव करते हो कि वो सही है, ठीक है, तो उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कर बोलते हैं। क्वेश्चन 23 के अंदर पूछा है रमेश आस्क्ड हिज सर्वेंट टू सेल हिज साइकिल टू हिम एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट्स प्राइस, सच एन एग्रीमेंट बिटवीन रमेश एंड हिज सर्वेंट, यानी कि एक मालिक है अपने सर्वेंट से बोल रहा है कि मुझे ये साइकिल इस प्राइस पे दे दे जो कि बहुत ही कम है मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है, वॉइड एब इनिशियो है क्योंकि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या फिर वॉइडेबल है किसके ऑप्शन पे, जो सर्वेंट है उसके ऑप्शन पे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्ट हो रहा है, या फिर वो वॉइड एब इनिशियो है बिकॉज ऑफ पोर्शन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, उसकी मर्जी है वो करना चाहे तो करे, मर्जी है ना करना चाहे तो ना करे, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 के अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है, कि अ ल्यूनेटिक पर्सन कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। अ ल्यूनेटिक पर्सन इज लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम, शुड नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, तो ये यहाँ पे ठीक है डी, कि भाई जो ल्यूनेटिक पर्सन है जब वो अपने साउंड माइंड के इंटरवल्स पे जिस वक्त वो ठीक है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। A person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of forming an intention। ये सीधी सी बात पूछ रहा है कि अगर एक व्यक्ति को हम साउंड माइंड का कब बोलेंगे, जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा है, किस सिचुएशन के अंदर। तो इन चारों को अगर हम रीड करें इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें ये समझ आ रहा है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि वो समझ पा रहा हो कि मैं किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, और वो एक रैशनल जजमेंट बना पा रहा हो कि उसके इफेक्ट क्या होंगे उसके इंटरेस्ट के ऊपर। तब हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति क्या था जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कि वो साउंड माइंड का था, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको साउंड माइंड का बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आए हों। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ है या ऐसे होना चाहिए तो वो सारी बात भी आप बता सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका आंसर कुछ और हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे ठीक ही होंगे और ठीक ही हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको आसपास कॉन्ट्रैक्टेड की प्रिपरेशन कर रहा है जो भी आपका फ्रेंड, उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, उनकी भी बहुत हेल्प होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।